नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दो विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा हम करेंगे यूपी के अंदर जो बहराइच के अंदर दंगे हुए हैं, जो हिंसा हुई है उसके ऊपर। और दूसरी चर्चा हम करेंगे कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री का नाम जो है, बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम लगभग लगभग फाइनल हो चुका है और कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है इसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे बहराइच हिंसा के ऊपर। तो दोस्तों, दुर्गा पूजा के दिन यूपी के बहराइच शहर के अंदर जुलूस निकल रहा था हिंदू समुदाय का। तो उस हिंदू समुदाय के जुलूस के अंदर जो उसका मार्ग था वो एक मस्जिद के सामने से होके जा रहा था और उसके अंदर जो गाने बज रहे थे वो राजनीतिक गाने थे, धार्मिक गाने नहीं थे। और उन गानों को सुन के न मुस्लिम समुदाय है वो थोड़ा भड़क गया और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। लेकिन पत्थरबाजी उनकी शुरू करने से जो जुलूस के अंदर थे उनमें से एक लड़का उनको रोकने के लिए उनकी छत के ऊपर चढ़ गया और जो सुनने में आया कि जो उनका झंडा था उसको उतारने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की। लेकिन मुस्लिम समुदाय के जो और जो युवा थे या फिर जो मकान मालिक थे उन्होंने उस लड़के को, जिसका नाम गोपाल शर्मा बताया जा रहा है, गोपाल मिश्रा बताया जा रहा है, उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद वो फरार हो गया। लेकिन उसके बाद, उस हत्या के बाद जो शहर के अंदर दंगे हुए उससे काफ़ी नुकसान हुआ। काफ़ी जो गाड़ियाँ थी उनको उनमें आग लगा दी गई। जिस आदमी के मकान के अंदर गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी उस मकान को जला दिया गया और भी काफ़ी मकानों को तोड़ फोड़ किया गया। और उसमें इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि जिसकी चर्चा, सारी चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती। लेकिन अब सवाल ये है दोस्तों कि जब प्रशासन को ये पता था कि इस जुलूस के अंदर जो गाने चल रहे हैं वो धार्मिक नहीं, राजनीतिक गाने चल रहे हैं, तो उन्होंने राजनीतिक उनको गानों को रोका क्यों नहीं कि चाहे जितना जोर लगा लो आएंगे फिर योगी जी। एक धार्मिक जुलूस में इस तरह के गाने चलाना, वो धार्मिक उसको जुलूस नहीं कहा जा सकता। लेकिन धार्मिक जुलूस की उस आड़ के अंदर लगा लीजिए, या उसमें वो योगी का प्रचार प्रसार किया जा रहा था और एक तरह से भड़काया जा रहा था उनको, मुस्लिम समुदाय को। और उसके बाद जब गोपाल मिश्रा की हत्या हुई तो उसके बाद उसकी जो डेड बॉडी थी उसको रोड के ऊपर रख के ना उसका जुलूस निकाला गया। इससे मामला और बिगड़ा। और पुलिस ने, अगर पुलिस चाहती तो वो उसका अगले दिन जुलूस नहीं निकलता और मामला निमट जाता। लेकिन इसमें पुलिस के अंदर जो है उसने ऐसा कोई भी वो नहीं दिखाया कि उसको रोका जाए और कुछ किया। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का एक माहौल बना दिया गया है कि जैसे जानबूझ के ये दंगा करवाया गया है। अब सवाल ये है कि जानबूझ के दंगा अगर करवाया गया है तो ये क्यों करवाया गया है। तो इसकी वजह है दोस्तों, हर बार जब भी दंगे होते हैं, जब लगभग लगभग चुनाव का माहौल होता है और हरियाणा के अंदर 10 विधानसभा चुनाव सीटों के ऊपर उपचुनाव होने जा रहे हैं। और उन्हीं उपचुनाव में जब बीजेपी को ये लग रहा है, जैसे कि आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, ताकि हिंदू वोट उनकी तरफ हो जाए, और इसलिए ये आरोप है कि दंगा भड़काया गया ताकि जो उनको जो वोट हैं मुस्लिम समुदाय की बजाय हिंदू समुदाय की जो वोट है वो एक मुश्त उन्हें मिल जाए और मामला एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम का हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये जो दंगे हैं, ठीक है, ये बीजेपी के आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के ऊपर। लेकिन ये जो आरोप है ये हर एक पार्टी के अंदर लगे हुए हैं, सिर्फ बीजेपी के ऊपर इस तरह के आरोप नहीं लगे। अगर हम शुरुआत से भी चर्चा करें, कांग्रेस के राज से चर्चा करें, तो कांग्रेस के टाइम में भी उन्होंने भी मुस्लिम समुदाय की जो वोटों के लिए या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उसके टाइम में भी इस तरह के दंगे हुए हैं और काफ़ी दंगे हुए हैं। बल्कि आजम खान थे, उन्होंने तो ये कहा था कि कांग्रेस के राज में 50,000 दंगे हुए हैं। लेकिन 50,000 तो दंगे नहीं हुए, ये तो एक राजनीतिक आरोप है। लेकिन कुछ जरूर हुए हैं, कांग्रेस के राज में भी उसमें जरूर हुए हैं दंगे, और कई जगह हुए हैं। और अगर कांग्रेस के बाद अगर हम मायावती की बात करें तो मायावती के राज में भी एक समुदाय विशेष की राजनीति करने के लिए इस तरह के सामुदायिक दंगे हुए हैं, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। बरेली के अंदर हुए हैं, रणखंडी के अंदर हुए हैं, और भी कई जगह जो दंगे हुए हैं वो बीएसपी के राज में भी दंगे हुए हैं। और अगर हम बात करें अखिलेश की या मुलायम सिंह यादव की, तो मुलायम सिंह यादव की तो पूरी की पूरी राजनीति ही
मुस्लिम समुदाय के ऊपर टिकी हुई थी। आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था तो उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला दी थी और इसमें काफी संख्या में कार सेवक मारे गए थे। और उन्होंने सरेआम ये कहा था कि अगर इस तरह की फिर घटनाएं होंगी तो मैं फिर हिंदू समुदाय के ऊपर गोलियां चलवाऊंगा और मैं मुस्लिम समुदाय की जो है उसमें रक्षा करूंगा। तो उनको तो कहा भी मुल्ला मुलायम कहा जाया करता। उनको एक तरह से ये कहा करते कि जो वो राजनीति करते हैं भले ही वो नाम से हिंदू हो, जन्म से हिंदू हो, लेकिन वो मुस्लिम हो गए। जिस तरह ममता बनर्जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो ममता बानो के नाम भी ले दे, कुछ विरोधी आदमी का नाम ममता बानो भी ले देते हैं इसी तरह कारण कारण क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय की राजनीति करती है। और इसी तरह मुलायम सिंह के ऊपर भी आरोप हुआ करते हैं कि वो हिंदुओं की उन्हें वोटों की जरूरत नहीं हुआ करती, वो सिर्फ और सिर्फ यादवों और मुसलमानों की वोटों की जरूरत हुआ करती। और वो अपने उसमें सफल भी रहे। और यही बात रही अखिलेश के टाइम में भी। अखिलेश ने भी जो राजनीति की उसमें उन्होंने भी तुष्टीकरण की राजनीति की। अखिलेश के टाइम में भी दंगे हुए हैं, काफी दंगे हुए हैं अखिलेश के राज में। अगर हम आधिकारिक बात करें तो लगभग 2013 में ही लगभग 30 के आसपास तो बड़े दंगे हुए थे और उसमें 100 से ज्यादा दंगे जो लोग थे वो मारे गए थे। आपको याद भी होगा कोसी कला का दंगा था बरेली के अंदर, फैजाबाद के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर, गाजियाबाद के अंदर और बिजनौर के अंदर थे जो बड़े दंगे थे, सांप्रदायिक दंगे थे। उसमें काफी जान माल का नुकसान भी हुआ था। और अब अगर हम बात करें योगी राज में, तो योगी राज के अंदर भी हुआ। हालांकि योगी ये कहते हैं कि दंगे पूरी तरह से कंट्रोल कर दिए हैं। अमित शाह ने भी पिछले चुनाव के टाइम में जाके कहा था कि और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो लेकिन योगी राज में दंगे नहीं हुए। लेकिन सच्चाई ये नहीं है दोस्तों, सच्चाई ये है कि योगी राज में भी दंगे हुए हैं और बहुत दंगे हुए हैं। और इसके अंदर कम से कम 2016 में तो 30-35 दंगे तो 2016 में हुए थे। 2017 में तो लगभग 200 के आसपास दंगे योगी राज के अंदर हुए थे। लेकिन मीडिया के अंदर या ये कहिए गोदी मीडिया ने उन दंगों की कवरेज नहीं की और वो ज्यादातर बाहर नहीं आए। कुछ आए तो सोशल मीडिया के थ्रू ही आए हैं और इसके तहत उन दंगों को छुपाया गया। लेकिन दोस्तों अब सवाल ये है कि आखिर ये दंगे क्यों करवाते हैं लोग और क्या इनकी यही जिम्मेदारी है कि सिर्फ वोट की राजनीति की जाए। वर्तमान अगर हम परिदृश्य में देखेंगे तो ये स्पष्ट दिखाई देगा कि डेमोक्रेसी से राजनेताओं को और पार्टियों को कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ अपनी सीट से मतलब है, चाहे उन्होंने उसके लिए दंगे करवाने हो। और ये जो आजकल हरियाणा के अंदर ईवीएम का वो चला हुआ है, चाहे ईवीएम का में उन्होंने गड़बड़ी करनी हो। सत्ता दोस्तों आजकल सिर्फ लूट फूट और झूठ की राजनीति बन बन चुकी है। और इसी से जो राजनेता हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सत्ता प्राप्त करने लग रही हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सत्ता के लिए कुछ भी करना पड़े, आम पब्लिक की, आम जनता की या संविधान की किसी को कोई परवाह नहीं है किसी भी तरह की। सिर्फ एकमात्र मकसद हर एक पार्टी का होता है कि सत्ता हासिल करे। और हरियाणा में जो कुछ भी हुआ दोस्तों आपको पता है कि ईवीएम के ऊपर कितना वो मचा हुआ है, शोर मचा हुआ है और साबित भी हो चुका है। 20 सीटों के ऊपर तो कांग्रेस भी जा चुकी है। और सिर्फ ईवीएम से ही नहीं, टेक्निकल उनसे नहीं, वैसे भी सिद्ध होने लग रहा है कि हरियाणा के अंदर ईवीएम के अंदर जो है वो गड़बड़ी हुई थी। और लेकिन इन सब में दोस्तों एक चीज जो जनता है वो नहीं समझ पा रही, वो ये नहीं समझ पा रही कि इन दंगों के अंदर नेता तो दंगे करवाते हैं, नेता बयानबाजी भी करते हैं, नेता भड़काते भी हैं। जैसे बहराइच की वो उसमें भी जो अखिलेश है उसने बीजेपी के ऊपर निशाना साधा है कि ये बीजेपी के करवाए हुए दंगे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी के आरोप लगाया, जबकि बीजेपी के जो नेता वहाँ के जो एमएलए हैं, विधायक, लोकल विधायक है, उन्होंने भी ये कहा कि ये मुस्लिम समुदाय का किया हुआ काम और वो हमें डराना चाह रहे हैं, हमें मारना चाह रहे हैं। तो हर पार्टी की अपनी अपनी इसमें सोच है और अपने अपने हिसाब से तरीकों को मोड़ा जा रहा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी भी नेताओं के बच्चे क्यों नहीं मारे जा रहे। इसमें मारे जा रहे हैं तो आम आदमी मारे जा रहे हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो राजनीति में नहीं है, गरीब घरों के बच्चे हैं, उन्हीं को आगे किया जा रहा है। उनके माइंड में पता नहीं क्यों ऐसा उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि उनको नेताओं के जो रोड मैप है या फिर जो उनकी सोच है उसके सिवा उनको भी कुछ दिखाई नहीं देता।
तो ये सोचना पड़ेगा दोस्तों, आम आदमी को सोचना पड़ेगा कि ये नेता जो हैं ये सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए करते हैं, आम आदमी के लिए इनको किसी भी तरह का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। अगर हम छोटी सी बात से भी इस चीज़ को समझने का प्रयास करें तो एक छोटा सा मामला है दोस्तों आरक्षण का। अब हर एक पार्टी ये कहने लग रही है कि हम आरक्षण को बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो आरक्षण से नौकरी देंगे। लेकिन ये चीज़ मैं कई बार कहता हूँ, मैं अपने जो आरक्षण के पक्षधर हैं उन लोगों को भी कहता हूँ कि जब सरकार ने सरकारी नौकरी ही खत्म कर दी है तो आरक्षण का फायदा क्या है और आरक्षण मिलेगा कहाँ पर जब हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ठेके, बड़े बड़े ठेके हैं जो प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं, नौकरी के ठेके प्राइवेट कंपनियों को दिए जा रहे हैं, नौकरी प्राइवेट सेक्टर में हो चुकी है। प्राइवेट सेक्टर में तो सेक्टर का कोई आरक्षण का कोई फंडा ही नहीं है, उसमें तो आरक्षण का मतलब ही नहीं। जो टैलेंटेड होगा, जो इंटेलिजेंट होगा उसी को वो रखेंगे। तो ये आरक्षण का लॉलीपॉप क्यों ले रही है जनता, क्यों आरक्षण के पक्षधर इस चीज को इतना ज्यादा बड़ा बना रहे हैं कि आरक्षण होगा तो नौकरी बचेंगी। नौकरी है ही नहीं तो नौकरी बचेंगी कहाँ से, और नौकरी बचेगी नौकरी मिलेंगी कहाँ से। तो इस आरक्षण के नाम पे भी मैं समझता हूँ लोग जो है ना मूर्ख बन रहे हैं, लेकिन आम आदमी मूर्ख बनने लग रहा है दोस्तों। तो ये चीज सोचनी चाहिए, आम आदमी को ये चीज देखनी चाहिए कि नेताओं का जो मकसद है वो सिर्फ सत्ता का मकसद है और इसके अलावा कोई भी मकसद नहीं है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे सांप्रदायिक दंगे हो, हिंसा हो, चाहे वो यूपी में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो या कहीं पर भी हो, उसमें जो मेन जो मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है वो हिंसा के अंदर नेताओं का है और वो किसी एक पार्टी का नहीं है। किसी एक पार्टी की सोच नहीं है, हर पार्टी इसमें शामिल है, किसी न किसी रूप में इसमें शामिल होती है। कोई जातियों के ऊपर बांटती है समाज को, कोई धर्म के नाम पर बांटती है। और एक ही पार्टी नहीं, इसमें सिर्फ एक बीजेपी का या किसी अखिलेश यादव का या सपा का किसी और का नहीं, हर पार्टी इसके अंदर शामिल है। कहने का मतलब ये है कि इस तमाम में दोस्तों इस खेल में सभी नंगे हैं, सभी पार्टियां नंगी हैं, सभी पार्टियां शामिल हैं। तो ये जनता को समझना होगा, हमारे आम लोगों को समझना होगा कि सत्ता तो उनको मिलती है, हमें क्या मिलता है, हमें आम आदमी को तो कुछ नहीं मिलता ना। तो फिर हम क्यों उनके खेल में शामिल होते हैं, क्यों पार्टियों के खेल में हम अपने भाईचारे को बिगाड़ते हैं। तो ये हमें समझना होगा दोस्तों, और जब भी समझना होगा तभी इन पार्टियों का ये खेल खत्म हो जाएगा और उसी टाइम समाज के अंदर जो शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। इसमें न प्रशासन का कोई रोल होगा, न पार्टियों का कोई रोल होगा। तो ये तो हमें खुद को समझना होगा और खुद को ही इस चीज के ऊपर कंट्रोल करना होगा। चलिए दोस्तों, ये तो बात थी हिंसा के ऊपर, बहराइच हिंसा के ऊपर। अब हम बात करना चाहेंगे थोड़ा हरियाणा में। हरियाणा में दोस्तों जैसे कि आपको पता है, जिस दिन से रिजल्ट आए हैं, 8 तारीख को रिजल्ट आ चुके थे, नतीजे आ चुके थे, और 8 तारीख से लेके न आज तक हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री के नाम का फैसला नहीं हुआ है। हालांकि दिखाई दे रहा था दूर से ये है कि नायब सिंह सैनी जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसकी वजह क्या है कि इसकी वजह ये है बगावत। और बल्कि देखा जाए तो बगावत भी नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर बात हम अनिल विज की करें या फिर बात अगर हम करें इंद्रजीत की, राव इंद्रजीत की, तो राव इंद्रजीत ने तो थोड़ा शक्ति प्रदर्शन किया था। अपने जो 8-10 जो विधायक थे उनको पास बुलाया था, लेकिन मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत का जो शक्ति प्रदर्शन था वो सिर्फ अपनी लड़की को अच्छा पद दिलवाना और अपने जो समर्थक हैं, जो उसके खास समर्थक हैं, उनको मंत्री पद दिलवाना है। सिर्फ इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं था। और अनिल विज की बात करें तो अनिल विज के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अमित शाह जैसे नेता के सामने जिद करे या पार्टी छोड़ने की धमकी दें। क्योंकि वो भी अनिल विज भी आरएसएस की विचारधारा का आदमी है और वो इतना ज्यादा मजबूत नहीं है कि अमित शाह का सामना कर सके और उसके सामने बगावत कर सके। खैर दोस्तों, ये बात अलग है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री है ना, वो अब की बार कोई और बनेगा। और उसकी वजह क्या है दोस्तों, देखो जाटों को तो मुझे नहीं लगता कि जाटों को तो मुख्यमंत्री बनाएगी, किसी जाट को तो मुख्यमंत्री नहीं बना सकती बीजेपी, क्योंकि वो उसकी विचारधारा में ही नहीं है। और वो शुरू से उसने हरियाणा के अंदर जो राजनीति की वो जाट वर्सेस 35 बिरादरी की बात की है। लेकिन इस 35 बिरादरी में से भी अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों बीजेपी के पास जो लीडर है ना वो पंजाबी कम्युनिटी से हैं। पंजाब अनिल विज है, मनोहर लाल खट्टर है, और बैकवर्ड क्लास से नायब सैनी है, और जो दूसरी पार्टियां उनसे भी छोटे मोटे नेता हैं। और अगर जाटों की देखी जाए, कहने का मतलब ये है, तब उसमें भी कम से कम की बार 6 या 7 जो जाट विधायक है वो चुन के आए हैं। तो जाटों का भी कुछ न कुछ प्रतिनिधित्व तो बीजेपी कर ही रही है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि जाटों को
मुख्यमंत्री बना दें। अब दलित नेता है ना, वो मेरे हिसाब से बीजेपी के अंदर नहीं है कोई भी। और दलित वोट है ना, वो कम से कम 21-22% हैं हरियाणा के अंदर, जो कि एक जाटों के बाद है जो सबसे बड़ी परसेंटेज है वोट के हिसाब से। तो अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने हमेशा ही चौंकाने वाले फैसले किए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का हो या मुख्यमंत्री का हो। आपने राष्ट्रपति के चुनाव देखे होंगे तो 2 बार जैसे रामनाथ कोविंद है, उनको कहीं उसमें नजर नहीं आया करते, रेस में नजर नहीं आया करते। आज सब ये कुछ सोचा करते लाल कृष्ण आडवाणी बनेंगे, लाल कृष्ण आडवाणी बनेंगे, लेकिन अचानक से मोदी ने उनके नाम का जब फैसला किया तो उसको चौंकाया। इसी पर जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो हमारी वर्तमान राष्ट्रपति, उनके बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था कि वो राष्ट्रपति बनेंगी। और अब अगर बारी है मुख्यमंत्रियों की कहें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं या फिर मध्य प्रदेश के हैं, इनके जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कभी नहीं सोचा था कि ये लोग भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन राजनीतिक आंकड़ों को साधने के लिए अचानक से ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया है जो कि उसके समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ताकि कल को ये ना लगे कि इस समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है। और अब दोस्तों, एक तो हरियाणा के अंदर दलित समुदाय की जो वोट है वो मैंने अभी बताया कि 21-22% है, और उनका कोई नेता है नहीं। बैकवर्ड क्लास से तो नायब सिंह सैनी है, लेकिन दलित समुदाय से नहीं है। तो मुझे अब की बार लग रहा है कि हरियाणा के अंदर जो मुख्यमंत्री बनेगा वो दलित समुदाय से बनेगा। और अभी आज ही एक सूचना मिली है कि कृष्णलाल पंवार ने अचानक से अपने पद से, राज्यसभा के पद से इस्तीफा दे दिया है, और वो एससी बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, और अभी इसराना से विधायक भी चुने गए हैं। तो मुझे लगता है कि 17 तारीख को जो शपथ ली जाएगी वो शायद कृष्णलाल पंवार है, वो हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। और अगर वो हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे तो इसका प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि दलित समुदाय के जो वोट हैं वो झारखंड के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं या महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वहां पर भी दलित समुदाय का कोई इतना बड़ा नेता नहीं है बीजेपी के पास। और कहने के लिए ये भी होगा कि हम दलितों को भी मुख्यमंत्री का पद देते हैं। तो आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र और झारखंड में जो चुनाव जिनकी तारीखों की जो घोषणा, वो मुझे लगता है कि वो आजकल में कहीं हो जाएगी, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो 17 तारीख को मुझे लग रहा है कि कृष्णलाल पंवार, बाकी तो ये है कि राजनीतिक अभी उसमें 2-3 दिन का टाइम रह रहा है, शायद परसों शपथ ग्रहण समारोह है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैंने विश्लेषण किया उसके हिसाब से कृष्णलाल पंवार का है कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बाकी ये मेरी अपनी सोच है। और अगर बात इस्तीफे की करें तो इस्तीफा तो बाद में भी दे सकते थे, शपथ ग्रहण के बाद भी दे सकते थे, लेकिन अचानक से जिस हिसाब से उनको इस्तीफा दिलाया गया और फटाफट जो स्वीकार किया गया, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो बयान आया कि उस संविधान के अनुसार, और तुरंत प्रभाव से उसको स्वीकार कर लिया गया। नहीं, जल्दी जल्दी से जो स्टेप उठाए गए हैं उन स्टेपों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में कृष्णलाल पंवार है जो दलित समुदाय का चेहरा ही नहीं होंगे, हरियाणा का प्रतिनिधित्व भी करेंगे, और हरियाणा का मुख्यमंत्री का जो पद है वो मुझे लग रहा है कि शायद वो कृष्णलाल पंवार को मिलने जा रहा है। और एक बीजेपी में पहली बार दलित समुदाय का जो मुख्यमंत्री वो बनने जा रहा है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है दोस्तों, हर पार्टी जो है वो अपने अपने समुदायों को, अपने अपने वोट की राजनीति करती है, और वोट की इस राजनीति में एक अच्छा नाम है कृष्णलाल पंवार का। बाकी कोई और बनता है तो परसों इस चीज़ के बारे में स्पष्ट हो ही जाएगा। खैर दोस्तों, ये तो मेरा था आज का चर्चा का विषय कि एक तो बहराइच के अंदर जो हिंसा हुई है वो, और एक हरियाणा के अंदर कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो। लेकिन दोस्तों, मैं एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा लास्ट में कि बीजेपी दोस्तों सोशल मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल करने लग रही है हर चीज़ को। और इवन छोटी छोटी, मैंने तो अभी एक चैनल बनाया, 1 महीना पहले ही चैनल बनाया, और जिस भी वीडियो में मैंने बीजेपी की तारीफ की है या उसके मंत्रियों की तारीफ की है उसकी रीच बहुत ज़्यादा मिली है, और उसके व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आए हैं। लेकिन जिस वीडियो के अंदर मैं बीजेपी की नीतियों की आलोचना करता हूँ उस वीडियो को रीच ही नहीं मिल पाती, वो वीडियो मेरी आगे जा ही नहीं पाती। और एक तरह से ये प्रयास रहता है यूट्यूब का भी कि वो उसको एक तरह से फ्लॉप कर दें। अभी एक वीडियो डाली थी मैंने 2 दिन पहले, भारत की एक और महान उपलब्धि, देश की एक और महान उपलब्धि, आखिर देश को नया डॉन मिल ही गया। उसके अंदर मैंने दोस्तों बीजेपी की नीतियों की आलोचना की थी, और मैंने ये भी कहा था कि भविष्य के अंदर क्या होने जा रहा है।
और जिसने भी मेरा वो वीडियो देखा, वह जो मैंने निजी रूप से शेयर किए थे, हर एक मेरे दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वास्तव में ही बहुत ज़्यादा शानदार वीडियो है और इससे अच्छी वीडियो और नहीं हो सकती, और आने वाले टाइम में यही लग रहा है कि यही होने जा रहा है इस देश के अंदर। लेकिन उस वीडियो को जैसे ही मैंने अपलोड किया दोस्तों, यूट्यूब ने उसकी रीच बंद कर दी और वो वीडियो नहीं चल पाई। इसकी बजाय उससे पहले मैंने राव इंद्रजीत जी की जो वीडियो डाली थी, वो बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद की लोगों ने, और नया चैनल होते हुए भी कम से कम 5-6 हज़ार लोगों ने उस वीडियो को देखा, लाइक भी किया, शेयर भी आए। उसकी वजह थी रीच, कि ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब ने उसकी रीच बढ़ाई, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजा यूट्यूब ने, जो कि अपने आप भेजती है। लेकिन जैसे ही बीजेपी की नीतियों की मैंने आलोचना की, उसी टाइम तुरंत उस वीडियो की जो रीच थी वो रोक दी गई और वो वीडियो आगे नहीं जा पाई, और एक तरह से कह सकते हैं कि वो वीडियो को जानबूझ के ना यूट्यूब ने फ्लॉप कर दिया। मुझे लगता है कि अगर ये इस तरह की जो पैंतरेबाजी सरकार करेगी, और अगर छोटे-छोटे जो नए यूट्यूब का चैनल बनाते हैं और अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करने का वो रखते हैं, अपना इरादा रखते हैं। वैसे तो ये कह रहे हैं कि बोलने की आज़ादी हर एक आदमी को अपने विचारों को व्यक्त करने की मूलभूत अधिकारों में है, लेकिन ये मूलभूत अधिकार इस सरकार के सामने नहीं चलते, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम आलोचना करते हैं तो उस आलोचना का भी तो कोई माध्यम ही होता होगा, आलोचना का कोई बेस होता होगा, और वो आलोचना अगर सरकार नहीं सुनेगी, सिर्फ अपनी तारीफ ही तारीफ सुनेगी, तो वो एक तरह से तानाशाह हो जाएगी, और जो उसकी नीतियों की आलोचना करेंगे उनको अगर वो इसी तरह साइड लाइन लगाएगी या उनका नुकसान करेगी, तो दोस्तों इसका नाम लोकतंत्र नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र और बीजेपी ये शायद एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, एक दूसरे के विपरीत हैं ये। खैर दोस्तों, ये तो चलिए, अब जो जैसा करेगा, अब क्या कह सकते हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले टाइम में जनता भी शायद इसका विरोध करेगी, और शायद कड़ा विरोध करेगी। इसका एक चीज़ अभी आपने नोट भी किया होगा कि आज 9 दिन हो चुके हैं हरियाणा के अंदर बीजेपी की सत्ता आए हुए, लेकिन किसी भी विधायक ने, किसी मंत्री ने या सरकार की तरफ से कोई भी विजय जुलूस नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि उनको खुद को पता है कि उनकी ये जो जीत है ये कैसी जीत है, और अगर वो विजय जुलूस के रूप में सड़कों पर आएंगे तो लोग उनके साथ क्या व्यवहार करेंगे, ये उनको भी पता है। तो कहने का मतलब ये है कि उनके मन में भी चोर है, और उनको भी पता है, बीजेपी को भी पता है कि तुमने सत्ता हरियाणा के अंदर जो हासिल की है वो किस तरह हासिल की है। मैं अकेला ईवीएम को नहीं कह रहा, और भी कई कारण है। भूपेंद्र हुड्डा की गलत टिकट बंटवारा भी इसका एक कारण है, और जो शैलजा का जो गद्दारी है, अनिल विज आज जो जीते हैं तो वो शैलजा के कारण जीते हैं, उसकी गद्दारी के कारण जीते हैं। नहीं तो अब की बार मुझे नहीं लगता था कि अनिल विज भी ये चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन खैर ये तो दोस्तों ये बातें पुरानी हो चुकी हैं अब। लेकिन मुझे लगता है कि लोकतंत्र की मर्यादा का पालन बीजेपी को करना चाहिए, और इस तरह के जो नए यूट्यूब के ऊपर जो चैनल खुलते हैं उनके साथ इस तरह का नहीं करना चाहिए। दोस्तों बस आज के दिन में इतना ही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों को मेरे विचार अच्छे लगे, तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों एक बार मेरी उस वीडियो को ज़रूर देखें जो मैंने 2 दिन पहले बनाई थी, कि देश की एक और महान उपलब्धि, और उसके अंदर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में और देश की पॉलिसियों के बारे में बताया गया था। उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई तो उसको भी दोस्तों लाइक करें और कमेंट करें, और ये मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो इसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों एक विशेष निवेदन ये करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मेरा हौसला होगा, और मैं उतनी ही ज़्यादा आप लोगों से मैं अपनी विवेचना या अपने विचार, अपने मत आप तक रखता रहूँगा। तो मेरी विशेष प्रार्थना यही है दोस्तों कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।